नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट को यह वादा किया गया था कि मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग जमा हुए और पुलिस की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। ओवैसी ने आरोप लगाया कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे नेताओं की मौजूदगी में यह घटना हुई। फिर भी जिन लोगों पर आरोप था उन्हें सीबीआई की विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया। ओवैसी ने कहा कि जब सभी आरोपी बरी हो गए तो फिर 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद किसने गिराई। उन्होंने मोदी सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की गई, जो कि इंसाफ के खिलाफ है। ओवैसी के मुताबिक हजारों लोग मस्जिद गिराते दिखे, फिर भी अदालत किसी को दोषी नहीं मानती। यह बेहद अजीब और चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की बरसी के दिन बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन खास है क्योंकि इसी दिन विवादित ढांचा हटाया गया था और इससे कलंक मिटा था। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि काशी और मथुरा भी बाकी है, तो योगी ने जवाब दिया कि हम सभी जगह पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि समाज को अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। योगी ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और कहा कि अदालत ने तथ्य और सबूत देखकर जो फैसला दिया उसे पूरे देश ने स्वीकार किया। उनके मुताबिक यह भारतीय लोकतंत्र की बड़ी जीत है। काशी मथुरा पर उनका बयान नई राजनीतिक बहस छेड़ सकता है क्योंकि दोनों स्थल अदालतों में विवादित मामलों के रूप में चल रहे हैं। उनके वक्तव्य से बीजेपी और संघ की सोच फिर से चर्चा में आ गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की पहचान के लिए पूरे राज्य में घर घर सर्वे शुरू कर दिया है। इन लोगों को चिन्हित कर डिटेंशन सेंटर में रखने की तैयारी की जा रही है। इसकी पुष्टि झांसी रेंज के आईजी आकाश कुलहरी, आगरा के डीसीपी सैयद अली अब्बास और लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने की है। 22 नवंबर को जारी सरकारी आदेश के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। झांसी रेंज आईजी आकाश कुलहरी ने कहा कि आदेश के मुताबिक झांसी में भी डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। ललितपुर, झांसी और जालौन में रह रहे अवैध प्रवासी यहां रखे जाएंगे जब तक उन्हें उनके देश वापस नहीं भेज दिया जाता। आगरा में डीसीपी सैयद अली अब्बास ने खुलासा किया कि नगर निगम में ही करीब 3000 अवैध प्रवासी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट की टीमों के साथ घर घर जाकर जांच की जा रही है। इनके अपराध रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। कई प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनियों में भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शनिवार को तनाव बढ़ गया जब सस्पेंड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसी दिखने वाली मस्जिद का शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम 6 दिसंबर 1992 को हुई बाबरी मस्जिद गिरावट की बरसी पर हुआ, इसीलिए प्रशासन ने पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा था। कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर में कुरान पाठ और इसके बाद नींव रखने का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हुमायूं कबीर ने सऊदी अरब के 2 मौलवियों सहित हजारों लोगों के शामिल होने का दावा किया। इलाके में आरएएफ, जिला पुलिस और केंद्रीय बल तैनात रहे। आयोजकों ने 3000 वॉलंटियर लगाए और करीब 60,000 लोगों के लिए बिरयानी की व्यवस्था की गई, जिसका कुल बजट 70 लाख रुपए से अधिक बताया गया। यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट तक पहुंचा था, जिसने कार्यक्रम रोकने से इनकार किया और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी चुनाव से पहले मुसलमानों को भड़काकर राजनीति करना चाहती है, जबकि टीएमसी ने दावा किया कि हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वहीं कबीर कहते हैं कि प्रशासन उनका पूरा सहयोग कर रहा है और कार्यक्रम में रुकावट डालने की साजिशें हो रही थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया, जिसे राज्य में चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि बंगाल की 37% मुस्लिम आबादी इस मस्जिद को हर हाल में बनवाएगी और कोई एक ईंट भी नहीं हटा पाएगा। पश्चिम बंगाल में चंद महीने बाद चुनाव हैं और ध्रुवीकरण के नजरिए से इसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस विधायक को पहले ही गद्दार घोषित कर चुकी हैं।
वहीं इस मौके पर हुमायूं कबीर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहा। कोई मंदिर बना सकता है, कोई चर्च बना सकता है, तो मैं मस्जिद क्यों नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि बाबरी मस्जिद हिंदू लोगों ने गिराई थी। हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए वहां मंदिर बनाने का फैसला हुआ। अब सागर दिघी में कोई राम मंदिर की नींव रख रहा है, लेकिन संविधान हमें मस्जिद बनाने की इजाजत देता है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन जिसके साथ अल्लाह है उसे कोई रोक नहीं सकता। कबीर ने कहा कि बंगाल में 4 करोड़ मुस्लिम हैं, क्या उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने का हक नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी मुझे धमकी दी है, हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आकर दिखाएं। मस्जिद परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें मस्जिद के साथ ही अस्पताल, गेस्ट हाउस और मीटिंग हॉल भी बनाया जाएगा। हुमायूं कबीर ने 3 बार दोहराया कि मुसलमानों का वादा है बाबरी मस्जिद बनेगी, बनेगी और बनेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में बढ़ते स्मॉग और वायु प्रदूषण को पुरानी और लगातार बनी रहने वाली समस्या बताया है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025 में कहा कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती और न ही इसके लिए कोई निश्चित टाइमलाइन दी जा सकती है। सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में लॉकडाउन लगाकर समस्या नहीं सुलझाई जा सकती। बढ़ती आबादी और गाड़ियों की तेजी से बढ़ती संख्या को उन्होंने प्रदूषण के बड़े कारण बताया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने 10 महीनों में वह काम तेजी से किया है जो पिछली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकारें सालों में नहीं कर पाईं। रेखा गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार ने खुले में लकड़ी जलाने पर रोक, हीटर वितरण और स्प्रिंकलर जैसी राहतकारी कार्रवाई की है। उन्होंने AQI स्टेशनों के पास पानी छिड़कने और छठ पूजा के लिए नकली तालाब बनाने वाली खबरों को गलत बताया। यमुना सफाई पर सीएम ने कहा कि यह एक बड़े स्तर का प्रोजेक्ट है और इसे युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यह एक दिन का काम नहीं है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज में कांग्रेस नेता शशि थरूर अकेले विपक्षी नेता के रूप में शामिल हुए। डिनर के बाद थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि माहौल गर्मजोशी भरा और दिलचस्प था और उन्हें रूसी डेलीगेशन के साथ बातचीत में काफी मजा आया। यह सरकारी दावत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन के 2 दिन के भारत दौरे के समापन से पहले दी थी। डिनर में पुतिन ने भारत रूस साझेदारी को मजबूत बताते हुए कहा कि दोनों देशों ने जो संयुक्त घोषणा अपनाई है वह राजनीति, सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिर से नए विवाद को जन्म दे दिया है। थरूर ने शुक्रवार रात राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आयोजित डिनर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जिसे लेकर कांग्रेस के अंदर से कड़ी आलोचना हो रही है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुलकर यह आपत्ति जता चुके हैं कि पुतिन से नेता विपक्ष को नहीं मिलने दिया गया, जबकि यह परंपरा रही है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है वो नेता विपक्ष से भी मिलता है। राहुल गांधी की इस आपत्ति के बावजूद शशि थरूर राष्ट्रपति भवन में रात को डिनर करने जा पहुंचे। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शशि थरूर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की उस रणनीति में फंसते दिख रहे हैं जिसका लक्ष्य राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर कमजोर दिखाना है। उनके अनुसार थरूर हाल के दिनों में अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। लंबे समय से कांग्रेस हाईकमान के साथ उनकी खटपट रही है, बावजूद इसके पार्टी ने उन्हें तिरुवनंतपुरम से टिकट दिया था, जबकि केरल कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा इस फैसले के विरोध में था। थरूर पहले भी कई विवादों में घिरे रहे हैं। अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की कथित मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक पत्रकार के साथ कथित रिश्तों को लेकर भी उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ यूजर्स ने थरूर को बीजेपी का टूल तक कहा है। इन बहसों के बीच राजनीतिक हलकों में यह सवाल चर्चा में है कि क्या थरूर वास्तव में मोदी के गेम प्लान का हिस्सा बनते जा रहे हैं या यह केवल विरोधियों का एक राजनीतिक आरोप है। केंद्र सरकार ने देश भर में हवाई किराए पर अब तक का सबसे सख्त कदम उठाते हुए सभी एयरलाइंस को तय किराया सीमा का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। यह आदेश इंडिगो में चल रही भारी फ्लाइट कैंसिलेशन और इसके बाद बढ़े हुए एयरफेयर के चलते यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए जारी किया गया। नए नियमों के अनुसार घरेलू इकोनॉमी क्लास किराया दूरी के हिसाब से 7,500 रुपए से 18,000 रुपए की सीमा में रहेगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि तय सीमा से ज्यादा किराया वसूलने पर तुरंत कार्रवाई होगी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा जारी आदेश के अनुसार
500 किलोमीटर की दूरी के लिए अधिकतम किराया 7,500 रुपए, 500 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए अधिकतम किराया 12,000 रुपए, 1000 से 1500 किलोमीटर तक की दूरी अधिकतम किराया 15,000 रुपए, 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए अधिकतम किराया 18,000 रुपए तय किया गया है। मंत्रालय के आदेश के मुताबिक घरेलू एयरलाइंस यात्रियों से इस लिमिट से ज्यादा किराया नहीं ले सकती हैं। सिविल एविएशन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस को सख्त निर्देश दिया है कि हाल की भारी फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी से प्रभावित सभी यात्रियों को 7 दिसंबर रात 8 बजे तक पूरा रिफंड दे दिया जाए। मंत्रालय ने कहा कि जिन यात्रियों की यात्रा योजनाएं बिगड़ी हैं, उनसे कोई रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर रिफंड में देरी या नियमों का उल्लंघन हुआ तो एयरलाइन पर तुरंत कार्रवाई होगी। इंडिगो में शनिवार को भी संकट जारी रहा और 500 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जिनमें सबसे अधिक असर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर देखा गया। स्थिति सुधारने के लिए मंत्रालय ने इंडिगो को एक स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने का निर्देश दिया है, ताकि यात्रियों को बार बार फॉलो अप न करना पड़े। संचालन सामान्य होने तक ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम भी लागू रहेगा। मंत्रालय ने एयरलाइन से कहा है कि कैंसिलेशन के दौरान खोए या अलग हुए सामान को 48 घंटों के भीतर यात्रियों के घर तक पहुंचाया जाए और ट्रैकिंग और डिलीवरी की स्पष्ट जानकारी दी जाए। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, छात्रों और मरीजों के विशेष सुविधा के लिए निगरानी भी बढ़ा दी गई है। सरकार ने कहा कि वह सभी एजेंसियों के साथ मिलकर स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। इंडिगो एयरलाइन ने मौजूदा हालात में रिफंड, बुकिंग कैंसिलेशन या रीशेड्यूल को लेकर एक पोस्ट किया है। इंडिगो ने एक्स पर लिखा कि हाल की घटनाओं को देखते हुए आपके कैंसिलेशन के सभी रिफंड खुद ब खुद आपके मूल भुगतान मोड में प्रोसेस हो जाएंगे। हम 5 दिसंबर 2025 और 15 दिसंबर 2025 के बीच यात्रा के लिए आपकी बुकिंग के सभी कैंसिलेशन या रीशेड्यूल पर पूरी छूट देंगे। लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनका मकसद कर्मचारियों, महिलाओं और पत्रकारों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाना है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया, जिसमें कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद कॉल और ईमेल का जवाब न देने का अधिकार देने और एक एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी बनाने की बात है। कांग्रेस सांसद कडियम काव्या ने मेंस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल 2024 पेश किया, ताकि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान खास सुविधाएं मिल सकें। लोक जनशक्ति पार्टी सांसद शांभवी चौधरी ने कामकाजी महिलाओं और छात्रों के लिए पेड पीरियड लीव और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने वाला बिल दिया। कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने तमिलनाडु को मेडिकल एडमिशन के लिए नीट से छूट देने का प्रस्ताव रखा, जबकि डीएमके सांसद कनिमोझी ने देश में मौत की सजा खत्म करने का बिल पेश किया। अंत में स्वतंत्र सांसद विशाल दादा पाटिल ने पत्रकारों के खिलाफ हिंसा रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल 2024 लोकसभा में रखा। अफगानिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर पाकिस्तानी सेना के साथ भारी गोलीबारी में 4 आम नागरिक मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तान में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों पक्षों ने शुक्रवार रात हमले की पुष्टि की, लेकिन एक दूसरे पर पहले संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच रुक रुक कर कई झड़पें होती रही हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर देश में हवाई हमले करने का भी आरोप लगाया है। दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराने की कई कोशिशें की गई हैं, जिनमें से एक पिछले हफ्ते सऊदी अरब में भी हुई थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.